हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। देखिए अयस्क से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, लोहे का अयस्क कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट और ऑप्शन डी है नाइट्राइट। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। अगर हम बात करें लौह अयस्क की तो क्या होगा, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, तो मैग्नेटाइट बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें बॉक्साइट की, ऑप्शन नंबर ए, ये किसका अयस्क है दोस्तों, तो ये भी पूछा जाता है। बॉक्साइट किसका दोस्तों, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम। याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से, एल्यूमिनियम का पूछा जाता है आप लोगों से कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर पूछा जाए कि लोहे का अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। कि राष्ट्रगान जो है जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1931 कोलकाता में, सी 1950 दिल्ली में और डी है 1996 कोलकाता में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1911 कोलकाता में हमारा सर्वप्रथम राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान जन गण मन हमारा किसने लिखा था। तो किसने लिखा था दोस्तों, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया दोस्तों। ऑप्शन ए गैलीलियो ने दिया था, ऑप्शन बी कोपरनिकस ने दिया था, ऑप्शन सी है न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन डी है हार्वे ने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के नियम की तो किसने दिया था, न्यूटन ने। कितने नियम दिए थे दोस्तों न्यूटन ने, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कितने थे दोस्तों, 3 नियम बताए थे इसने। गुरुत्वाकर्षण का प्रथम नियम, गुरुत्वाकर्षण का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, न्यूटन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी मैंने बताया तो ये किसके हैं, जनगण मन के हैं, हमारे राष्ट्रगान के हैं। ठीक है, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मोहम्मद इकबाल और डी है सरोजनी नायडू। तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। आपसे दोस्तों बांध और उनसे रिलेटेड नदी और किस राज्य में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अच्छे से याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। अगर हम राज्य की बात करें तो ऑप्शन ए गुजरात में है, ऑप्शन बी बिहार में है, ऑप्शन सी पंजाब में है और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में है। तो किस में होगा दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और गुजरात में अगर नदी पूछ ली जाए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर है। किस पर दोस्तों, नर्मदा नदी। दोनों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी आंसर हो जाएगा। पूछे किस राज्य में है, तो गुजरात आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों आपके। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है। आपको पता है दोस्तों कि इंडोनेशिया जो अपनी राजधानी है वो चेंज कर रहा है जकार्ता से, क्योंकि जकार्ता जो है
नीचे डूबता हुआ जा रहा है दोस्तों, इसलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है। तो कौन से द्वीप पर कर रहा है? जावा द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर, सुलावेशी द्वीप पर या सुमात्रा द्वीप पर? तो किस पे कर रहा है दोस्तों? अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो द्वीप पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है शशि कुमार रामचंद्रन, ऑप्शन बी है शिप्रा दास, ऑप्शन सी है अरुण साहा और ऑप्शन डी है दीप ज्योति बानिक। तो क्या होगा दोस्तों? पहले तो आपको याद रखना है किसने दिए हैं दोस्तों, तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। और कौन से नंबर का राष्ट्रीय फोटोग्राफर है दोस्तों? तो 8वें नंबर का है। 8वें नंबर का राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? शिप्रा दास को मिला है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, शिप्रा दास। बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट से रिलेटेड, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी का लेखक कौन है? तो किसने करी है दोस्तों? विमोचित उपराष्ट्रपति ने करी है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन डी कुमार विश्वास और ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो कौन है दोस्तों इस पुस्तक के लेखक? मुंडक उपनिषद याद कर लेना आप, ऐसे ही तो याद आ जाएगा आपको दोस्तों। ऑप्शन ए डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। और किसने विमोचित किया है? उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए दोस्तों, महोत्सव से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भूमचू महोत्सव, कौन सा भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है असम। तो क्या है दोस्तों, हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है। क्या है दोस्तों? सिक्किम। अगर भूमचू महोत्सव कहाँ से है? सिक्किम से है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिकॉन वैली बैंक, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी है लेहमन ब्रदर्स और ऑप्शन डी है गोल्डमन सॉक्स। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है दोस्तों, कौन सा बंद हो गया अभी हाल ही में? सिलिकॉन वैली बैंक, याद रखेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब आपसे पॉलिटी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों। तो 1573 में हुआ था, 1673 में हुआ था या 1773 में हुआ था या 1873 में हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 1773 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, कि अगर 12 की बात करें, लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसका, लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री है दोस्तों जो एक भी दिन लोकसभा नहीं गए। ठीक है,
क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य के महाधिवक्ता। तो किसको देगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को। किसको, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, ये सब के सब किसको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरतापूर्व सर्वधर्म समभाव कहा। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों आपको कि किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरतापूर्व सर्वधर्म समभाव कहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, नीलम संजीव रेड्डी ने कहा है, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। तो किसने कहा है दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत की धर्म जो निरपेक्षता को स्थिरता सर्वधर्म समभाव किसने कहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या कहता है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, द्वितीय वाचन के बाद, दूसरे कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, अगर हम बात करें भारतीय संसद में कोई भी विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष अपने विवेक से अनुसार किसी भी अवस्था में भेज सकता है। ठीक है, अब बात क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों। ऑप्शन ए मलेशिया में, ऑप्शन बी केनिया में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, और ऑप्शन डी है ब्राज़ील में। तो अगर हम बात करें रबड़ की, तो रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों, मलेशिया। क्या होता है दोस्तों, मलेशिया बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। आसवान बांध किसकी बात हो रही है दोस्तों, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए अमेजन नदी पर, ऑप्शन बी है नील नदी पर, ऑप्शन सी है राइन नदी पर, और ऑप्शन डी है इरावदी नदी पर। तो अगर हम बात करें दोस्तों आसवान बांध की, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी नील नदी पर स्थित है। किसमें दोस्तों, नील नदी पर। ठीक है दोस्तों, आसवान बांध किससे संबंधित है, नील नदी पर स्थित है। ऐसे याद रखेंगे आज अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए दोस्तों, डेजर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी है सहारा मरुस्थल, और ऑप्शन डी है अरब मरुस्थल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे बड़े मरुस्थल की। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। किसमें बात करा दोस्तों, विश्व में। अगर बात करें विश्व में तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा। अगर बात करता है फिर एशिया, किसमें दोस्तों, एशिया। अगर एशिया में पूछे तो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगर पूछे फिर आपसे भारत में कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो फिर थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों मरुस्थल आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों दोबारा। अगर विश्व में आपसे पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा है बड़ा मरुस्थल, तो थार मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए एशिया में कौन सा है, एशिया में गोबी मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है मेनाल जलप्रपात, ऑप्शन बी है एंजल जलप्रपात, ऑप्शन सी है जॉग जलप्रपात और ऑप्शन डी है नियाग्रा जलप्रपात। तो कौन सा है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? अगर हम ऊंचे की बात करते हैं तो है एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि एंजल जलप्रपात कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आपसे स्थानीय पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजल जलप्रपात है वो कहाँ है, तो आपका फिर आंसर होगा वेनेजुएला में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। और अब चलते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न पर दोस्तों। कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है आपसे? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काबुल में है, ऑप्शन बी है काठमांडू में है, ऑप्शन सी जेनेवा में है या ऑप्शन डी कोलंबो में है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करें सार्क के मुख्यालय की तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं दोस्तों, तो मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखा कीजिए दोस्तों डेली। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।